स्टार कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 का लेसन फर्स्ट सॉलिड स्टेट, जिसको बोलते हैं ठोस अवस्था, चैप्टर लेके आए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। आप लेसन स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक्स के अंदर क्लासिफिकेशन मार्क्स का कैसे होता है वो देखिए। आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 14 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 14 नंबर आपके सेशनल मार्क्स होते हैं जो स्कूल से जाते हैं, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 56 नंबर आपके किसके होते हैं, थ्योरी के होते हैं, जो आप एग्जाम में देकर आते हो। इनको ऐड करते तो हम 100 नंबर का हो जाता है, तो ये हमारे केमिस्ट्री का सिलेबस होता है। आपको तैयारी इस 56 के अंदर से करनी है। अब देखिए आप सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। गैस और द्रव अवस्था के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं और ठोस अवस्था की हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करें। तो देखिए ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होती है? द्रव की व्यवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है। सुनिए, द्रव मतलब होता है पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो द्रव कि वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों के होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दे सकते हो आप, लकड़ी, पत्थर, ये सभी के एग्जाम्पल होते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स आर, नंबर फर्स्ट, ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। देखिए प्रॉपर्टीज है ठोस अवस्था की, जिससे हमको पता चलेगा कि ये कोई जो हमारे सामने जो भी द्रव है वो ठोस है, द्रव है या गैस है, तो उसको पहचानने में ये प्रॉपर्टीज आपकी हेल्प करेंगी। इनमें सबसे पहला आता है आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है किसका? ठोस का। ठोस अवस्था का आकार, आयतन और द्रव्यमान ये निश्चित होता है। आकार बोलते हैं साइज, आयतन वॉल्यूम और द्रव्यमान मतलब मास। इसका क्या होता है? निश्चित। ठोस का घनत्व अधिक होता है। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? ठोस की ज्यादा डेंसिटी होती है। जैसे एक गैस ली मैंने एक गुब्बारे के अंदर और एक मैंने कोई भी सॉलिड का आइटम ले लिया, जैसे कोई भी आयरन की ले ली, पत्थर ले लिया, इनको मैंने दोनों को वाटर में डाला। एक तो एयर का जो गुब्बारा लिया उसको और मैंने जो सॉलिड का पार्टिकल लिया उसको। मैं जैसे इनको पानी में डालूंगा देखूंगा कि सॉलिड का जो पार्टिकल है तुरंत पानी के अंदर डूब जाएगा। उसका रीजन ये है कि सॉलिड का जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी से पानी में डूब जाएगा। ठोस में अंतर आणविक आकर्षण पाया जाता है। देखो ठोस को मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये ठोस है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल टच में होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि अंतरा आणविक आकर्षण मतलब दो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो पाया जाता है। इंटरसेल्युलर अट्रैक्शन पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पाया जाता है। इसके अंदर सॉलिड के अंदर ठोस अवस्था में ठोसों में अंतरण आणविक दूरी कम होती है। अंतर आणविक दूरी होती है 2 या 2 से अधिक जो ये पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, इनके बीच की जो दूरी होती है वो गैस और लिक्विड से क्या होती है? बहुत कम होती है, यानी कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठोस के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। देखिए नॉर्मली ठोस क्या होता है? सॉलिड होता है, उसके पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको हम ज्यादा फोर्स देते हैं या फिर ज्यादा फोर्स से हम उसको प्रेस करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट तो होता नहीं, ओनली वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, वाइब्रेशन होता है। वो कैसे होता है? जैसे मार्कर है, अभी इस मार्कर में नॉर्मल अवस्था के अंदर इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें मैं चोट लगाऊंगा, अगर इसमें प्रेशर लगाऊंगा तो इसके जो पार्टिकल्स है, मार्कर के पार्टिकल्स, इसके अंदर हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा और वो पार्टिकल अपनी मेन स्थिति से, मेन पोजीशन से कुछ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हल्का हल्का वो वाइब्रेट होगा, यानी कि उस जगह को छोड़कर नहीं जाएगा, बट उस जगह पर वो जरूर वाइब्रेट होगा। अब ठोस की अपने जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर ली, गुणों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ठोसों के प्रकार।
कोषों के प्रकार। देखो कोष दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो क्रिस्टलीय कोष और एक अक्रिस्टलीय कोष। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय कोष और अक्रिस्टलीय कोष को मैं डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अगले स्लाइड पे मैं आपके लिए लेके आऊंगा क्रिस्टलीय कोष। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कोष के बारे में बात करना चाह रहे थे। तो क्रिस्टलीय कोष किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय कोष किसे कहते हैं? देखिए ऐसे कोष जिनमें लघु एवं दीर्घपरासी व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय कोष कहते हैं। लघु एवं दीर्घपरासी दोनों ऑर्गेनिज का लघु और दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। पहले तो ये बताइए लघु और दीर्घपरासी व्यवस्था क्या होती है? देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे को एक पूरे होल में टाइल्स लगानी है और टाइल्स को मैं ऐसे लगाऊं अल्टरनेट, जैसे मेरे को दो तरीके की टाइल्स लगानी है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो मैं जैसे टाइल्स लगवा रहा हूँ पूरे फ्लोर पे, तो एक ब्लैक टाइल और एक व्हाइट, फिर एक ब्लैक, फिर एक व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, ऐसे एक लंबा सीक्वेंस होता है, उसको बोलते हैं दीर्घपरासी। क्या बोलते हैं? दीर्घपरासी। और लघु मतलब छोटा, वही सीक्वेंस से जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? लघुपरासी। तो क्रिस्टलीय कोष जो होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनका एक दीर्घपरासी सीक्वेंस पाया जाता है। जैसे NaCl के पार्टिकल्स में बनाऊं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स बनेंगे, इससे इक्वल टाइप के बहुत सारे पार्टिकल्स बनते, इसको मैं बोलता हूँ दीर्घपरासी व्यवस्था। लघु मतलब यही सीक्वेंस से छोटा होता है तो उसे बोलते हैं लघुपरासी व्यवस्था। क्रिस्टलीय कोष बोलते हैं। तो ऐसे कोष जिसमें लघु और दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है उसे क्रिस्टलीय कोष बोलते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, इसका आइस हो जाएगा और NaCl हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय कोष की। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय कोष की। अक्रिस्टलीय कोष जो होते हैं वे कोष जिनमें केवल लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय कोष बोलते हैं। याद रखना यही अंतर है, यहाँ तो लघु और दीर्घ दोनों पाई जाती है और यहाँ पर ओनली लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय कोष। जैसे मोम, प्लास्टिक, कांच, ग्लास जो होता है वो, इसके एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कोष में डिफरेंस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कोष में अंतर क्या होते हैं? पहला अंतर होता है कि जो क्रिस्टलीय कोष जो होते हैं, जैसे आप ये याद रखें इसका एक एग्जाम्पल, तो क्रिस्टलीय कोष जो होते हैं उनकी जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, वो क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स होती है। अक्रिस्टलीय कोष की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। बस दूसरा अंतर। क्रिस्टलीय कोष परिभाषा को लिख देंगे, लघु और दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? और लघु लिख देंगे, लघु और दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है और इसमें और क्या लिखेंगे? लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। ये परिभाषा में सॉरी, यहाँ पर लघु और दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है और यहाँ पे दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है क्रिस्टलीय कोष में। अब याद देखिए यहाँ पर दीर्घ लिखा हुआ था, यहाँ पर लघु आएगा, आप ये ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? लघु और दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट अंतर, इनमें कोषों का निश्चित गलनांक होता है और इनमें कोषों का अनिश्चित गलनांक होता है। समझो इस चीज को। निश्चित गलनांक और अनिश्चित गलनांक मतलब होता है वो तो एक किसी भी फिक्स पॉइंट पर जाकर उनका गलनांक अचानक से क्या होता है? शार्पली क्या होता है? चेंज होता है या वो गलनांक हो जाता है उनका। और ये क्या होता है? अनिश्चित गलनांक होता है। जैसे मैंने माना कि डायमंड और इनका कोई भी एग्जांपल लेके माना कि मैंने 150 इनका 150 डिग्री सेल्सियस का गलनांक है, तो ये 149 पे भी गलनांक नहीं होगा, इसका मेल्ट नहीं होगा, और 151 पे भी नहीं होगा, ना तो 151 पे होगा ना 149 पे होगा। एक फिक्स शार्प चेंज होगा, यानी कि निश्चित 150 पर ही इनका गलनांक होगा। तो क्रिस्टलीय कोष का जो गलनांक होता है फिक्स होता है, मतलब निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय कोष का गलनांक अनिश्चित होता है। जैसे 125 से इनका गलनांक होना शुरू होगा और 150 डिग्री पर कंप्लीट जाकर गलनांक होगा, यानी कि स्टार्ट तो गलनांक यही से हो जाएगा 125 से 126 को और थोड़ा बढ़ेगा, 127 ऐसे करके 145 ऐसे बढ़ता बढ़ता 150 पर कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा? इसका गलनांक हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ तो क्या होता है? निश्चित पॉइंट पर गलनांक होता है क्रिस्टलीय कोष का, और अक्रिस्टलीय कोष का निश्चित पॉइंट पर नहीं होता, धीरे धीरे होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। अब इनके देखिए क्रिस्टलीय कोषों में क्या होता है?
प्रकृति विषमदैशिक होती है और इनकी प्रकृति समदैशिक होती है। सिंपल है, देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति विषमदैशिक होती है जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति समदैशिक होती है। आपको पता होना चाहिए कि समदैशिक क्या होता है और समदैशिक क्या होता है। विषमदैशिक का मतलब होता है जब हम कोई भी भौतिक अवस्था या भौतिक चीजें या भौतिक प्रॉपर्टी जैसे प्रकाश, सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिक करंट या कोई भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक अवस्था के जो भी चेंजेस होते हैं उनको किसी भी सॉलिड में से किसी भी क्रिस्टलीय सॉलिड में से यदि हम इन प्रॉपर्टियों को निकाल जाते हैं, जैसे कोई भी फ्रिज में डायमंड है उसके अंदर से लाइट पास करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो विषमदैशिक का मतलब उससे पास होगी तो उसकी लाइट जो होती है उनका अरेंजमेंट होता है वो विषमदैशिक होगा, मतलब सब तरीके की लाइटों का अलग अलग होगा। जितनी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी हम लाइट अप्लाई करेंगे तो उनका सबका सीक्वेंस अलग अलग होगा, उनमें कोई निश्चितता नहीं होती, तो इसको बोलते हैं समदैशिक। समदैशिक का मतलब होता है कोई भी जो अक्रिस्टलीय सॉलिड लेंगे, कोई भी अक्रिस्टलीय सॉलिड लेंगे उसके अंदर से हम कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पास करवाएं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है या फिर फिजिकल स्टेट के अंदर जैसे सनलाइट है, कुछ भी इनके अंदर से हम पास करवाते हैं तो इजीली समान रूप से उनके होते हैं उसके अंदर से निकल जाती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं समदैशिक प्रकृति। अब चाकू से काटने पर नियमित कटाव होता है किसका? क्रिस्टलीय ठोस का, और चाकू से काटने पर अनिश्चित कटाव होता है। ये याद रखें कि जब क्रिस्टलीय ठोसों को हम चाकू से काटते हैं तो उनका जहां से चाकू से काटते हैं वहां पर एक शार्प कटाव होता है, एकदम निश्चित कटाव होता है, लेकिन इसमें अनियमित होता है, मतलब टेढ़ा होता है, कोई शार्प कटाव इसके अंदर नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार होते हैं 4, उनको डिटेल से पढ़ें, ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। हाँ, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात कर रहे थे। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। ये 4 प्रकार के ठोस होते हैं क्रिस्टलीय। इनके बारे में एक के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट लेते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस वे ठोस जो आयनों के बने हुए होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आयनों के बने होते हैं। जैसे आयन क्या होते हैं? या तो धनायन होता है या ऋणायन होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया NaCl। NaCl के अंदर Na तो प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो Na मतलब प्लस, मतलब ये तो हो गया धनायन, और माइनस मतलब ये हो गया ऋणायन। तो ऐसे ठोस जो धनायन और ऋणायन मतलब आयनों से मिलकर बने हुए होते हैं उनको आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे MgSO4, Mg प्लस SO4 माइनस, प्लस का मतलब धनायन और माइनस का मतलब ऋणायन। Na प्लस Cl माइनस, Na का मतलब प्लस का मतलब धनायन और Cl का मतलब ऋणायन। आयनिक ठोस के अलग सी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, आयनिक ठोस के 2 प्रकार होते हैं, पहला धनायन और दूसरा ऋणायन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इनके कणों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे ये धनायन है और ये ऋणायन है। जैसे Na प्लस तो धनायन है और Cl माइनस ऋणायन है। तो इनके जो ये कण हैं Na और Cl, इनके बीच में आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है, स्थिर वैद्युत। क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और इन चार्जों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये दृढ़ होते हैं, मतलब थोड़े ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। दृढ़ का मतलब जैसे नमक देखा आपने, सूखा जो नमक होता है वो ठोस होता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखें। इनका गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। जैसे इनका अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये ठोस अवस्था में कुचालक, जबकि जलीय अवस्था में सुचालक होता है। जैसे ठोस अवस्था, जैसे नमक लिया और नमक को मैंने NaCl को मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया। किस फॉर्म में लिया? ऐसे सॉलिड फॉर्म में लिया। ये नमक है सॉलिड फॉर्म में, और इस सॉलिड फॉर्म में नमक मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई। क्या फ्लो करवाई? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है? ठोस अवस्था में है। लेकिन इसी नमक को यदि मैं पानी के अंदर क्या कर लूँ? इसी नमक को पानी के अंदर मेल्ट कर लूँ और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाऊँ तो इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ करंट फ्लो क्यों नहीं होगा और यहाँ पर करंट फ्लो क्यों होगा? देखिए,
सॉलिड फॉर्म में करंट फ्लो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके Na+ और Cl- चार्ज होते हैं जो बंधे हुए होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर करंट नहीं आता। जबकि लिक्विड फॉर्म के अंदर NaCl क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज अलग अलग हो जाते हैं वाटर के साथ में डिफ्यूज होकर, और ये मूवमेंट करने लग जाते हैं, इसलिए यहाँ पर करंट आ जाता है। यानी कि ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक रहेंगे, और ऐसे क्या होंगे, जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन? आयनिक ठोस। तो आपके आयनिक ठोस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आयनिक, सहसंयोजिक और धात्विक ठोस आपको बताने जा रहा हूँ। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, इसके अंदर हमने फर्स्ट प्रकार पढ़ लिया था आयनिक, दूसरा पढ़ रहे हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है, इनके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण पाया जाता है। जो ये ठोस होते हैं, इनके जो कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। सेकंड, इनके कणों के मध्य वांडरवाल्स बल उपस्थित होते हैं। वांडरवाल्स फोर्स जो होते हैं वो इनके कणों के मध्य उपस्थित होते हैं आणविक ठोस के कणों के मध्य। गलनांक और क्वथनांक कम होता है। वैद्युत का कुचालक होते हैं। जो आणविक ठोस होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, यानी कि विद्युत के कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस क्या होते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल को ही धात्विक बंध कहते हैं। जैसे मेटल जो होती है, धातुएं जो होती है, जिनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है उनको ही धात्विक बंध कहते हैं। गलनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मेटल जो होती हैं, धातुएं जो होती हैं, उनका गलनांक अधिक होता है। वैद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आप जानते हो यदि कोई भी धातु लेंगे, लोहा, तांबा, कुछ भी, उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर हीट फ्लो होगी, तो ऊष्मा के सुचालक हो गए, और उसके अंदर करंट लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो विद्युत के भी सुचालक हो जाएंगे। इनमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता जानते हो आप, यानी कि धातुओं को कूट कूट कर उसकी लंबी लंबी चादरें बनाना होती है आघातवर्धनीयता। यानी कि जब मेटल को कूटी जाती है तो वो गर्म होकर एक लेयर के रूप में, चद्दर के रूप में फैल जाती है, उसके आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो इन ठोसों में गुण पाया जाता है। तन्यता, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब होती है कि धातुओं को गर्म करके पीट करके उनसे लंबे लंबे वायर खींचे जाएं, लंबे लंबे तार बनाए जाएं, उसको बोलते हैं तन्यता का गुण। तो इनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। रंगीन होने का गुण पाया जाता है धातुओं के अंदर, धात्विक ठोसों के अंदर, और इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। आप जानते हो धात्विक ठोस क्या होंगे, वही ठोस जिनके अंदर धातुएं पाई जाती है, और जो भी धातुएं पाई जाती है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि धातुओं के अंदर चमक होती है, यानी कि धातुएं चमक शो करती हैं। तो अगर धात्विक ठोस की बात करें तो हम इसमें गुण में लिख देंगे कि इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट प्रकार हमारा बचा है, उसको मैं और आपको बता देता हूँ, जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम फोर्थ प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं, सहसंयोजी, या इसको बोलते हैं जालक ठोस। सहसंयोजी मतलब क्या होता है, वे ठोस जिनके विभिन्न प्रकार के अणु, वे ठोस जिनमें विभिन्न प्रकार के अणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि वे ठोस जिनमें विभिन्न प्रकार के या एक ही प्रकार के अणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हो। कौन से बंध से जुड़े हुए होते हो, सहसंयोजक बंध, मतलब कोविलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हो, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस का सहसंयोजी या जालक ठोस। देखो सहसंयोजी बंध होते हैं, मतलब जैसे ये कोई एटम है और ये कोई एटम है, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन करके एक बॉन्ड बनाया, यानी कि इसने और इसने ये एक बॉन्ड बना दिया, तो इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी या जालक ठोस किसे कहते हैं, कि दो या दो से अधिक एक प्रकार के अनेक प्रकार के अणुओं के बीच क्या हो, सहसंयोजिक बंध हो या उससे जुड़ा हुआ हो, तो उसे बोलते हैं सहसंयोजी ठोस। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की, ग्रेफाइट और हीरा उसके एग्जाम्पल है। आपको पता है ग्रेफाइट में ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है, 5 और 6 रंग की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर ये एक पार्ट होता है, ये होता है ये, तो ये आपस में क्या करके कॉम्बिनेशन करके, जैसे ये और ये सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा, ये सहसंयोजी, इससे अगर मैं इधर बात करूँ तो ये ऐसे बनाएगा, तो ये होते हैं कार्बन, और ये कार्बन आपस में ये सहसंयोजी बॉन्डों से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं ग्रेफाइट और हीरा। इनके गुण क्या होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, आपको पता है डायमंड वगैरह इनका गलनांक उच्च होता है, और दृढ़ होते हैं, मतलब ये कठोर होते हैं। आपको पता है हीरा होता है, जो डायमंड होता है, जो सबसे कठोर पार्ट है, सबसे कठोर पदार्थ है, इनका गलनांक उच्च होता है। दो बार लिख दिया गलनांक।
ये वैद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत के कुचालक, मतलब इनके अंदर जो सहसंयोजी जालक होते हैं इनके अंदर करंट नहीं आता है, विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। पर एक इसका अपवाद है, ग्रेफाइट के अंदर विद्युत धारा का चालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए विद्युत धारा का क्या करता है? चालन करता है। बाकी सभी सहसंयोजी या जालक ठोस विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। इसके अंदर इस लाइन की जगह आप ये और ऐड कर लें, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। सहसंयोजी ठोस होते हैं उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता क्या होती है? आपने नमक का टुकड़ा देखा होगा, मिश्री का टुकड़ा देखा होगा, या कोई ऐसे ठोस पदार्थ का टुकड़ा होगा देखा होगा जिसको ज़मीन पर मारने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसको ऐसे उस पर फोर्स लगाने पर छोटे टुकड़ों पे कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन उसको अचानक उसको बीट करने पर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं भंगुरता। जैसे नमक के टुकड़े को जोर से ज़मीन में मारेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, वो भंगुरता की प्रॉपर्टी सहसंयोजक या जालक ठोसों के अंतर्गत होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रिस्टल जालक के बारे में बातचीत करेंगे। क्रिस्टल जालक आपके ये बेसिक से आगे का पार्ट है, इसके अंदर ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टल जालक के बारे में बात करेंगे, एकक कोष्टिका के बारे में बात करेंगे, BCC, FCC, SCC के बारे में बात करेंगे। वो सब डिटेल से मैं आपको कल नए वीडियो में स्टार्ट करूँगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लें और इसे पढ़ें और इसे लर्न करें और इसके नोट्स बनाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आगे 12th का पूरे सिलेबस की आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं, सिलेबस करना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।